हाय एवरीवन। आज से हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025। अगर आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी कराऊंगा 13 लेक्चर्स में। और एक लेक्चर लगभग 1 घंटे का होगा। कहने का मतलब हम टोटल जो पॉलिटी कवर कर रहे होंगे वो 13 घंटे में हम अपनी पूरी पॉलिटी कवर कर लेंगे। और मैं आपको इस तरह से इन 13 लेक्चर्स में कंप्लीट पॉलिटी करा दूंगा कि आपके एसएससी जीडी के अंदर एक भी क्वेश्चन इन 13 लेक्चर से बाहर नहीं आएगा। ये मैं आपको 100% इंश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। आप ये 13 लेक्चर्स देख लो, आपको पॉलिटी में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी में आएंगे यहीं से आएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको ये जो पॉलिटी कराऊंगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा। मतलब आपको हम जो भी पर्टिकुलर टॉपिक करेंगे वो मैं आपको हिंदी में भी कराऊंगा, इंग्लिश में भी कराऊंगा। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बात की मैं आपको इंश्योरिटी दे रहा हूँ। साथ ही में अगर आप बिगनर्स हो या आप रिपीटर्स हो, आपको बिल्कुल उतनी ही अच्छे से पॉलिटी समझ में आएगी। चाहे आप दोबारा पढ़ रहे हो, आपकी कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, या बिल्कुल आप फ्रॉम द डे वन आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको 100% पॉलिटी समझ में आएगी। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको पॉलिटी इसमें पढ़ाने वाला हूँ। साथ में हमारा यहाँ पे कैसे करेंगे पॉलिटी जो हम कवर करेंगे, देखो एसएससी जीडी के अंदर आपका 2024 में पेपर हुआ था, उससे पहले 2022 में पेपर हुआ था, 2023 में पेपर नहीं हुआ था। तो 2024 और 2022 में जो पेपर हुए थे उनके मैंने क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल किए हैं, 110 क्वेश्चंस। ठीक है, इन 110 क्वेश्चंस के थ्रू हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर करेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक से कोई सवाल पूछा गया तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बन सकता है वो सारे मैं आपको एक जगह लिखवाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में भी। कहने का मतलब है आप इतना कर लो, आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटी 40 लेक्चर देख लेना या 50 लेक्चर देख लेना। जो लोग 40, 50, 60 लेक्चर में पॉलिटी कराते हैं, मैं वही चीज़ें आपको 13 घंटे में 13 लेक्चर्स में कराऊंगा। यहाँ पर मैं अगर आपको एक वर्ड भी लिखवाऊंगा तो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। मैं कुछ भी आपको ओवर बर्डन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ एक एस्पिरेंट को आपको सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़नी, आपको कम से कम जीके के अंदर ही 8 से लेकर 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक भी चीज़ फालतू चीज़ नहीं पढ़ेंगे। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्रिस्प वे में और पेपर रेलेवेंट चीज़ें ही करेंगे। जो रिपीटर्स हैं वो आगे जब लेक्चर्स देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि कितनी चीज़ें हमने पेपर रेलेवेंट ही करी हैं। एक भी चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा और इस चीज़ की भी इंश्योरिटी दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कम टाइम में करा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ छुड़वा दूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये 13 लेक्चर्स देख लेना आप, आपका एक भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में यहाँ से बाहर नहीं आएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इंश्योर कर रहा हूँ। आज हमारा पहला लेक्चर है, हम अपना पहला लेक्चर शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा पहला इंट्रोडक्शन था तो आपको ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी थी। आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आप सिर्फ 2 लेक्चर देख लो, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं जो ये इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। सिर्फ आज का लेक्चर और कल का लेक्चर 2 दिन लेक्चर देख लो लगातार, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से चीज़ें कवर करने वाले हैं। और देखो, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, देखो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और व्हाट्सएप चैनल पर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड गाइडेंस, मोटिवेशनल थॉट, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम अपना लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो, पार्ट्स के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो आपकी राजभाषा है वो किस भाग में आती है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपकी राजभाषा आती है। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। देखो, जो हमारा संविधान है ना, अभी अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, जो पहले से पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, उन्हें पता होगा जो हमारा संविधान है इंग्लिश में जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, उसमें टोटल आर्टिकल जिसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं 95 है। पार्ट्स आपके पहले ओरिजिनली 22 थे, अभी 3 और एड ऑन हो गए लेटर संशोधन करके, तो 25 पार्ट है।
और अनुसूची पहले 8 थी जिनको इंग्लिश में शेड्यूल बोला जाता है। अभी ये नोट डाउन मत करना ये वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाऊंगा जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। संविधान कैसे बना वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो आपके 8 अनुसूची हैं जो कि बाद में 4 एड ऑन हुई, अभी 12 हैं। ये आपको मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान में क्या है। अब ये भाग क्या है, ये भाग वो है जैसे एक किताब है, आप मैथ की किताब है, तो मैथ की जब किताब आप पढ़ते हो तो वो डिवाइड होती है कि परसेंटेज, इसमें परसेंटेज होगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, इसमें इसके क्वेश्चन होंगे, इसमें इससे रिलेटेड बातें होंगी। ऐसे ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भाग है कि भाग 1 में इसके बारे में दिया हुआ है, भाग 2 में इसके बारे में दिया हुआ है, भाग 3 में इसके बारे में दिया हुआ है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाग, ऐसे टोटल 25 भाग हैं। जब हमारा संविधान बना था तब 22 थे। ये बाद में भी अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कैसे बना उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर पार्ट्स की बात आई है कि कितने पार्ट्स का सवाल आया, ऑफिशियल लैंग्वेज के, ऑफिशियल लैंग्वेज किस पार्ट में, किस भाग में है आपकी राजभाषा। तो मैं यहाँ पर आपको देखो अब टोटल 25 भाग हैं, तो 25 भाग से तो सवाल नहीं बनते, जितने भी भाग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैं करा देता हूँ, ठीक है। कुछ हम ट्रिक के साथ भी देखेंगे और आपको यहाँ पर लर्न हो जाएंगे। तो आप, और हाँ एक और चीज़, आपको करते वक्त इन क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, और ना ही आपको ये क्वेश्चन लिखना, जो मैं इनकी एक्सप्लेनेशन कराऊंगा वो लिखना है, और उन्हीं एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमें अपना पूरा पॉलिटी खत्म करना है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब इसके क्वेश्चन के बाद हमें क्या चीज़ पढ़नी है इस क्वेश्चन के बेसिस पे, उससे मतलब है हमें, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन वगैरह नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो सबसे पहली हेडिंग है वो डालो पार्ट्स, वो आपकी क्या है, पार्ट्स, ठीक है, भाग, ठीक है। एक जस्ट बीटा सेकेंड, आई एम स्विच ऑफ द नेट, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या डालना है, भाग, ठीक है। मैंने आपको बताया टोटल 25 भाग हैं, लेकिन मैं आपको इंपोर्टेंट पढ़ाता हूँ। सबसे पहले भाग में, ठीक है, आप ऐसे ऐसे लिख लो जो जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले, दूसरा पढ़ने वाले, तीसरा पढ़ने वाले, फोर्थ ए, फिर हम पढ़ेंगे 5, 6, 9 बी तक तो हम लगातार पढ़ेंगे, 6, 7, 8, और मैं आपको आराम से याद करा दूंगा 9, 9A, 9B, ठीक है। इसके बाद भी पढ़ेंगे, पहले मैं आपको इतनी नोट डाउन करा देता हूँ। पहले भाग में जो हमारा संविधान है उसके पहले भाग में क्या दे रखा है, उसके पहले भाग में दे रखा है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहले भाग में क्या दे रखा है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में दे रखा है, और हिंदी में इसे बोलते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाई मैंने ये आप लोगों के लिए हिंदी सीखी है कि यूनियन को संघ कहते हैं, टेरिटरी को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए सीखी हैं, ठीक है। मुझे ये सारे टेक्निकल जो टर्म है ये हिंदी में नहीं पता थे। अब आप भी होंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको हिंदी में नहीं पता होंगे, और अगर हिंदी मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में नहीं पता होंगे। बहुत मेहनत की है मैंने इन लेक्चर्स के थ्रू, और ये जो लेक्चर्स हैं इसमें आपकी कंप्लीट पॉलिटी खत्म हो जाएगी, आपको एक भी चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। दूसरे पार्ट में आपका क्या आता है, दूसरे पार्ट में आता है आपका सिटीजनशिप। दूसरे पार्ट में आपका क्या आता है, दूसरे पार्ट में आता है सिटीजनशिप, नागरिकता। इसमें नागरिकता के बारे में दे रखा है दूसरे भाग में कि जो भारत की नागरिकता है वो किस बेसिस पे दी जाएगी, क्या प्रावधान है, कैसे किसी इंसान से उसकी नागरिकता ली जा सकती है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले चीज़ों में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अभी सवाल पूछा कि राजभाषा किस भाग में आती है, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि सिटीजनशिप किस पार्ट में आती है या नागरिकता किस भाग में आती है, तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे भाग में आपका क्या आता है, तीसरे भाग में आता है आपका फंडामेंटल राइट। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में हम फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथे भाग में आपका क्या आता है, चौथे भाग में मेरे भाई आपका आता है डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको अगर हम हिंदी में बात करी जाए तो नीति, डायरेक्टिव पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ठीक है। ये डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं। और
आपका जो 4th ए है, जो आपका अमेंडमेंट के थ्रू ये पार्ट जोड़ा गया है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी, फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी ये कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, क्या होता है, किस किस आर्टिकल में आता है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस उस चीज़ के लिए टेंशन मत लेना। फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हिंदी में बोलेंगे मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। देखो ये इस तरह से होता है, अगर मैं थोड़ा सा अभी ब्रीफ में बताना चाहूँ आपको, तो जैसे ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये तो हमारे राइट हैं कि हमारे हक हैं, हमसे गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। और ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमें निभानी चाहिए अपने देश के प्रति, ठीक है, हमारे कर्तव्य है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज होंगी। फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद आता है यूनियन, मतलब संघ। द यूनियन में किसके बारे में दे रखा है, अभी आगे हम जब पूरी पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, इन्हीं भागों को अंदर डेप्थ में पढ़ रहे होंगे। यूनियन में प्रेसिडेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, पार्लियामेंट आता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो छठा भाग है, छठा भाग में आपके राज्य आ जाते हैं, द स्टेट्स आ जाती हैं। यहाँ क्या आ जाते हैं, आपके राज्य आ जाते हैं। और अगर हम बात करें 7th में, तो देखो आपके संघ आ गई, आपके राज्य आ गए। फिर कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्हें अलग सूची में रखा गया है, ठीक है, तो वो भी इसमें आते हैं। तो लिख लो द स्टेट, मैं उन राज्यों के नाम भी लिखवा दूंगा आपको। द स्टेट इन पार्ट बी, द स्टेट इन पार्ट बी, या आप इसे अदर स्टेट करके भी याद कर सकते हो, अदर स्टेट बी करके याद कर सकते हो। और इसे, ये पार्ट बी किसका है, हमारी पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, और लिख लो, इतना ऐड कर लो, फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट बी में कुछ स्टेट्स दे रखी हैं, उसके बारे में ये हम उस उन स्टेट्स के बारे में हमारा ये 7 वाला जो पार्ट है इसमें आता है। और हिंदी वाले इसमें लिख लो पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, मतलब पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची के भाग ख, ठीक है, क और ख, ठीक है, ख के राज्य इसमें आते हैं, ठीक है, ये लिख लो पार्ट बी में। उसके बाद हमारा 8वें पार्ट में क्या आता है, तो 8वें पार्ट में हमारी यूनियन आ गई, स्टेट आ गई, अदर स्टेट्स भी आ गई। तो उसके बाद और हमारे देश में क्या होता है, आप बोलोगे भैया यूटीज होती हैं, यूनियन टेरिटरी जिसे बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज जिसे बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज जिसको बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघीय संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये सारे पार्ट्स पेपर में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हमारा पार्ट 9 में क्या था, पंचायत के बारे में दिया हुआ है, तो हिंदी में तो पंचायत को पंचायत ही बोलते हैं, पंचायत के बारे में दिया हुआ है। और 9A में पंचायत के बाद की जो शहर, ये गांव में होती हैं, रूरल एरियाज में, और शहरों में क्या होता है, कॉर्पोरेट, मतलब म्यूनिसिपैलिटी होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं शायद, एक बार आप इसे गूगल पे देख लेना क्या बोलते हैं, ठीक है। और 9B का कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी मैंने पढ़ा तो इसका भी था, बट मुझे अभी हिंदी में याद नहीं आ रहा, तो एक बार प्लीज़ इसे भी देख लेना, ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो देखो अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड भाग हैं, अभी मैं और भी बताऊंगा, ये इनमें भी बता देता हूँ कि इनमें जो सबसे मोस्ट रिपीटेड भाग हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, एक तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके मान लो ये 5 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये उतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते, अगर देखो बिल्कुल नहीं पूछे जाते तो मैं कराता ही नहीं, जैसे कि आपके आगे के मैंने कुछ पार्ट्स छुड़वाऊंगा। लेकिन ये जो आपके शुरू के ये जो 6 पार्ट हैं, ये मोस्ट रिपीटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। और पार्ट्स लिखवाने मुझे, तो इसे आप रफ कर दो, ठीक है। ये मैंने रफ कर दिया। और यहाँ पर हमारे 9B तक हो गए। इसके बाद देखो 10, 11, 12, 13, 14 इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट 15वां पार्ट करो, ठीक है। जस्ट बेटा सेकेंड, डायरेक्ट 15वां पार्ट करो। और देखो जो 15वां भाग है ना हमारा 15, उसमें इलेक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लेगा कि इलेक्शन के बारे में किस भाग में दिया हुआ है, निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है, निर्वाचन
इलेक्शन को हिंदी में बोलते हैं निर्वाचन, ठीक है। और उसके बाद 17 में किसके बारे में दिया हुआ है, पार्ट 17 में जो अभी हम देख के आए थे, ठीक है, ये तो अभी क्या आया हमने, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 17 में किसके बारे में दिया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, राज भाषा के बारे में दिया हुआ है। और उसके बाद कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, 18 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इमरजेंसी के बारे में दिया हुआ है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में दिया हुआ है, पेपर में पूछ लेता है किस पार्ट में आता है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसे क्या बोलेंगे, आपात उपबंध, ठीक है। उसके बाद 19 इम्पोर्टेंट नहीं है, 20 इम्पोर्टेंट है। 20 में आपका दे रखा है अमेंडमेंट, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमेंडमेंट संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिख लो, ठीक है, पूरा हिंदी में बोलेंगे जैसे संविधान संशोधन। तो ये यहाँ पर आपका 20 हो गया, और 21 22 आपके इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके भाग, ये हो गए आपके भाग जो आपको याद करने हैं। देखो इसे आप जैसे याद करना चाहो तो आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि एक एक घर में 5 लोग हैं, सभी इलेक्शन डालते हैं, सभी इलेक्शन देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हो। या आप इस तरह से, और इसको 17 को कैसे याद कर सकते हो कि देखो ऑफिशियल लैंग्वेज सपोज ऐसे मानो हमारी हिंदी है, अब सब लोग हिंदी बोलने से ही डरते हैं, सबको ऐसा लगता है मैं इंग्लिश बोलूंगा तो मैं कूल लगूंगा, तो इंग्लिश बोलने से सबको डर लगता है, खतरा लगता है, खतरा से 17, इस तरह से याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे इमरजेंसी, जैसे आपने किसी एक इंसान को कॉल किया, तो वो इंसान बोलेगा क्या हुआ, तो बोलता है, आपने बोला ये दिक्कत होगी, तो वो आपसे बोल रहा है आप 8 लोगों, फिर भी इमरजेंसी की जरूरत, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, इस तरह से थोड़ा सा याद कर सकते हो। देखो संशोधन क्या होता है, संविधान में कोई बदलाव लाना, ठीक है, संविधान का संशोधन करना मतलब कुछ चीज़ चेंज करना या कुछ चीज़ ऐड ऑन करना। तो इसे ऐसे याद करो कि बस बहुत हो गया, अब मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो बस, बस से आपका 20 याद कर लेना, ऐसे याद कर लेना। और देखो मैंने आपको वो नहीं याद कराई अभी, जो मैंने ऊपर के भाग हैं, थोड़ा सा अगर मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँ तो देखो मैं पूरा तो नहीं कराऊंगा क्योंकि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। 4th A 5, ठीक है, 5 के बाद 6 है, 7 है, ठीक है, 8 है, 9 है, 9A है, 9B है, यही तो पार्ट करे थे मैंने आपको। यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, किसी चीज़ की, किसी देश का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस देश में कितने राज्य हैं, कितनी टेरिटरीज हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में बात होगी। तो पहले पार्ट में यही था, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोलते हैं। उसके बाद उस शहर में सिटीजनशिप जो लोग रहते हैं उनके बारे में बात होगी, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिर जो उस शहर में, जो उस कंट्री में लोग रह रहे हैं, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स दोगे नहीं दोगे, उसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हो गई। और भाई कुछ सरकार का भी महत्व बनता है, तो डीपीएसपी आपकी 4th में आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद जब इतना कुछ सरकार देगी वहाँ के नागरिकों को, तो नागरिकों की भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं अपने देश के प्रति। तो यहाँ तक 4th A तक तो आप ऐसे याद कर लेना। उसके बाद 5 6 7 8 कैसे याद करना है, इसके बाद यहाँ से 5 से याद करना। देखो पहले बात होगी यूनियन की, फिर बात होगी स्टेट्स की, फिर बात होगी अदर स्टेट्स की, फिर हमने किसकी बात करी थी, फिर हमने बात करी थी यूटीज की, ठीक है। तो ये ऐसे याद हो गई। फिर हम यहाँ बात कर रहे थे पंचायत की, फिर हम म्यूनिसिपैलिटी की, फिर हम यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी की। तो ये आसान है, बहुत आराम से याद करना, 2 3 बार आप रिवाइज करोगे आपको आराम से ये याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को नहीं आएगी। जब मैं आपको बता रहा था कि आपके पार्ट्स कितने, टोटल 25 पार्ट्स हैं और 12 आपके शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं। शेड्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। तो देखो यहाँ से भी पूछा जाता है, जैसे आपके पार्ट्स में पूछा जाता है कि किस भाग में क्या है, वैसे ही आपके शेड्यूल से सवाल बनते हैं कि किस शेड्यूल में क्या है। और शेड्यूल 12 हैं और इनको याद करना भी बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। तो आप हेडिंग डाल लो अपना शेड्यूल, और हिंदी वाले अपनी हेडिंग डाल दो अनुसूची। तो देखो यहाँ पर ऐसे डाल लो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो जो पहली आपके शेड्यूल में या पहली अनुसूची में है वो किसके बारे में दे रखा है, स्टेट एंड टेरिटरीज के बारे में दे रखा है।
स्टेट एंड टेरिटरीज। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? स्टेट को बोलेंगे स्टेट एंड टेरिटरीज, राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ। ठीक है। वहीं पर हम दूसरा जो अनुसूची है, आप ऐसे लिख सकते हो, इंग्लिश वाले इसके सामने ऐसे लिख सकते हो शेड्यूल 1। ठीक है, मतलब इसके सामने आगे लिख सकते हो शेड्यूल, और हिंदी वाले लिख सकते हो अनुसूची 1। ऐसे सबके सामने लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, और डायरेक्ट ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। मैं अभी आपको इनकी याद करने की ट्रिक तो बताऊंगा ही। यहाँ पर पहले पे आपका आ गया स्टेट एंड टेरिटरीज, दूसरे में आपका आता है सैलरी एंड अम्यूलमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्नर। बेसिकली हिंदी में क्या बोलेंगे, इसमें जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो वेतन मिलता है, अम्यूलमेंट मतलब भत्ता जो मिलता है, या राज्यपाल वगैरह को जो मिलता है, वो इसमें दे रखा है। ठीक है, इस अनुसूची में दे रखा है। तो हिंदी वाले लिख लो वेतन एवं भत्ते। ठीक है, किसके? संसद के मेंबर्स के, संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। ठीक है। दूसरा जो आपका शेड्यूल है, दूसरे शेड्यूल सॉरी जो थर्ड वाला शेड्यूल है, इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें दे रखा है, अभी मैं आपको ट्रिक के साथ ही बताऊंगा, बस आप नोट डाउन कर लो एक बार। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ मिनिस्टर्स एंड जजेस। देखो, जरूरी नहीं है कि आपको मिनिस्टर्स, जजेस एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें याद रखें, बस इतना ध्यान रख लो कि आपकी जो अनुसूची 3 है, शेड्यूल जो थर्ड है, उसमें ओथ एंड अफर्मेशन आता है। डायरेक्ट ऐसे याद करो, और मैं अभी आपको इसको याद करने की तो ट्रिक बता ही दूंगा। और हिंदी वाले लिख लो इसे शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल में क्या आता है? फोर्थ शेड्यूल में आता है आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि जो आपकी राज्यसभा में एलोकेशन की जाती हैं सीट्स, वो कैसे होंगी, क्या होंगी, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, इंग्लिश में डालो, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन को बोलते हैं आवंटन। तो लिखो, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे? राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। ये जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये डाल लो। उसके बाद जो आपका फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल में क्या आता है? फिफ्थ शेड्यूल में आपका आता है शेड्यूल एरियाज और ट्राइब्स के बारे में, तो आप डाल लो यहाँ पर। उसका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। ठीक है, अब हमारी थोड़ी आगे जगह कम है, तो मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में क्या डालो। देखो, आपका शेड्यूल्ड एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज का, शेड्यूल्ड का हिंदी में बोलते हैं अनुसूचित, एरियाज का मतलब क्षेत्र होता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं आपका ट्राइब्स को क्या बोलते हैं? जनजातियाँ। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में, इस तरह से आप लिख सकते हो कि उसके प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले लिखोगे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। किस में दे रखा है? शेड्यूल आपका 5 में दे रखा है। वहीं पर आपका शेड्यूल 6, अनुसूची 6 में क्या दे रखा है? जैसे अदर स्टेट्स के बारे में दे रखा है, अदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है, कुछ अलग से स्टेट्स हैं उनके बारे में अलग से दे रखा है, अदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं आपकी? एक तो है असम, एक है आपकी मेघालय, एक है आपकी असम, एक है मेघालय, ए ATM, एक और है एम से, मिजोरम, मिजोरम, और एक है आपकी त्रिपुरा।
इसे मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, एटीएम से, एटीएम, और इसमें डबल एम आता है बस, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, इस तरह से आप भी याद कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मेघालय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में किस अनुसूची में दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं अगर लास्ट के 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखूं, तो जो सबसे ज़्यादा अनुसूची के बारे में पूछा गया है वो 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है। कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि फेडरलिज्म कहाँ पर दे रखा है। ये कई तरह से सवाल बनते हैं। फेडरलिज्म, आपका जो फेडरलिज्म है वो क्या है, क्या होता है वो बता देता हूँ। फेडरलिज्म का मतलब होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अब देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो देश है वो कैसा है। वो एक तरह से देखो, यूनियन गवर्नमेंट भी है, मतलब फेडरल। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छा फीचर है, जब हम आगे अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कि वो फेडरल है। कहने का मतलब है हमारे यहाँ पावर यूनियन के पास भी है, स्टेट के पास भी है, ठीक है। तो कौन सी पावर यूनियन के पास रहेगी, कौन सी पावर स्टेट के पास रहेगी, ये पार्ट, ये अनुसूची किस में बताया गया है? शेड्यूल 7 में बताया गया है। और यहाँ पर 3 लिस्ट के जिक्र हुआ है, 3 लिस्ट। तो आपसे बहुत बार सवाल बनता है कि ये 3 लिस्ट कौन सी हैं और किस अनुसूची में है। तो आपकी जो 3 लिस्ट, मतलब कुछ चीज़ों को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा गया है कि इस पर नियंत्रण कौन रखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो उनको क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट। उसके बाद स्टेट लिस्ट, कि इस पे जो लॉ वगैरह कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगी। ये सारी चीज़ें स्टेट के अंदर आती हैं। उसके बाद तीसरी कौन सी है आपकी? यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई। एक होती है आपकी कॉन्कुरेंट लिस्ट, कॉन्कुरेंट लिस्ट, ठीक है। ये आपकी 3 लिस्ट हैं जिसमें हमारी पावर को डिफाइन किया गया है। कुछ जो शक्तियां हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास में है, तो वो यूनियन लिस्ट, उन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट आपका लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उस पर राज्य सरकार का लॉ बनाएगी। और कुछ ऐसे हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कर सकती है और राज्य गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। और आप इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, संघ सूची, हिंदी में लिख सकते हो संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची के बारे में दिया हुआ है। ये आपकी संघ सूची हो गई, ठीक है। ये आपकी राज्य सूची हो गई, ठीक है। और कॉन्कोरेंट को बोला जाता है समावर्ती, समावर्ती। तो ये आपकी समावर्ती सूची हो गई। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये तीनों सूची इसके बारे में दे रखे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और ये भी लिख लो कि शक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, अगर और आप हिंदी में अच्छे से लिखना चाहते हो तो। उसके बाद इसमें जो 8वां है, इसमें दे रखा है, 8वां अनुसूची में दे रखी है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। हिंदी वाले लिख लो मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लो? मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, ये हिंदी मीडियम वाले लिख लो। उसके बाद 9 अनुसूची में क्या दे रखा है, 9th शेड्यूल में क्या दे रखा है। तो देखो अभी आगे देखो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। एक हमारा राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था, जब उसे हटाया था तो कुछ कानून बनाए गए थे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, तो वो इसमें दे रखा है आपके अनुसूची शेड्यूल 9 में। तो इसमें लिख लो वैलिडेशन। अभी देखो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में भी नहीं आ रही हो ना, तो बस नोट डाउन कर लो। आगे आगे जैसे चीज़ें फॉरवर्ड होंगी, जब और चीज़ें पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ रही होंगी। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आपके बनाए गए थे, जमीन से, लैंड से रिलेटेड आपके कुछ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट से रेगुलेशन थे। तो ये चीज़ 9th शेड्यूल में आती है, और इसे आप लिख सकते हो हिंदी में, हिंदी में इसे लिख सकते हो। जस्ट मैं आपको लिख के बताता हूँ। 1 मिनट, मैं भूल गया
कुछ एग्जैक्ट क्या लिखवाऊँ इसे हिंदी में, मैंने याद किया था। मैं देखो, मैं आपको पहले ही बताता हूँ, हिंदी मेरी उतनी, हिंदी मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ और अब मैंने हिंदी बहुत पढ़ी है ना, आप लोगों के लिए किसको क्या बोला जाता है मैं पूरा याद किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। और मैं भी यूट्यूब पे एक अकेला पहला आप ऐसा टीचर देख रहे होंगे जो आप लोगों के लिए हिंदी पढ़ रहा है और फिर पढ़ा रहा है, तो बहुत मेहनत की है। ठीक है, मैं एक सेकंड में वीडियो के यहाँ पे पॉज करके आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो इसको बोला जाएगा वो बोला जाएगा विशिष्ट, लिख लो आप, विशिष्ट अधिनियमों, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों, विनियमों, रेगुलेशंस, विनियमों के वैलिडेशन होता है सत्यापन, सत्यापन के प्रावधान। ये धीरे धीरे जब हम इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी तो ये सिर्फ टॉपिक का नाम बता रहा हूँ, ये समझ लो। इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो 10th शेड्यूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पेपर में, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है आफ्टर 7th शेड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में दे रखा है। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे बोलते हैं दल बदल कानून, दल बदल कानून। अभी ये मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा सारे, टेंशन मत लो, है ना। 11 में पंचायत दे रखा है और 12 में म्यूनिसिपैलिटी दे रखा है, म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, अब ये याद कैसे करना है। ठीक है, मैंने देखो जब ये बहुत पहले फर्स्ट टाइम पढ़े थे, और मतलब ऐसी ट्रिक ये मेरी खुद की नहीं है, बहुत सारे टीचर्स कराते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो तब से वो बहुत आसान सी ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको। TEARSOFOLDPM, क्या पढ़ेंगे इसे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से आपका क्या हो गया, टेरिटरीज। ठीक है, ई से क्या हो गया आपका, अम्यूलमेंट। ए से क्या हो गया, ओथ एंड अफर्मेशन। आर से क्या हो गया आपका, राज्यसभा के बारे में किस में दे रखा है, शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में दे रखा है। ओ से अदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दे रखा है। एफ से फेडरलिज्म के बारे में दे रखा है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में दे रखा है। एल से लैंड रिफॉर्म्स के बारे में दे रखा है आपका। डी से एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया। पी से पंचायत हो गया। एम से म्यूनिसिपैलिटी हो गई। तो हमने यहाँ पर पार्ट्स भी कवर कर लिए और हमने यहाँ पर शेड्यूल भी कवर कर लिए, भाग भी कवर कर लिए और अनुसूची भी कवर कर ली, जो कि अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस पार्ट में क्या आता है। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट बेटा सेकेंड, मैं ये करूँगा तो ये रफ हो जाएगा। उसके बाद अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे ये क्वेश्चन आए या कोई भी क्वेश्चन आए, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमने क्या बोला था, कैसे याद करोगे, हिंदी बोलने से कतराते हैं, उन्हें खतरा लगता है, खतरा से 17। अब तो नहीं भूलोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत थी आपको, ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हम तो इन क्वेश्चंस की बस एक सहारा लेके अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। हम पूरी पॉलिटी इन क्वेश्चंस की हेल्प से करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें मार दो गोली, हमें क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं है। बस हाँ, इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, अब इसमें से क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ेंगे और इसी हिसाब से हम पूरी अपनी पॉलिटी खत्म कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पेशल एडवाइजरी jurisdictions इन मैटर्स विच में स्पेसिफिकली बी रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में विशेष क्षेत्र अधिकार प्राप्त है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से उसे संदर्भित किया जा सकता है। तो देखो, अब आपको जो बिगनर्स हैं, जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और ये किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में आता है।
और मैं अभी आपसे बोलूँगा, अभी ये क्वेश्चन आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी वैसे तो अगर मैं आपको इसका आंसर बताना चाहूँ, चलो ठीक है, अभी हम इसके आंसर के बारे में बात नहीं करते हैं। देखो वैसे इसका आंसर अगर देखोगे तो 143 है ना, लेकिन अभी हमारे जो आर्टिकल है, मैंने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया था, टोटल आर्टिकल कितने पढ़ाए थे ये बताओ। मैंने आपको बोला था, मतलब अभी पढ़ाई तो है ही नहीं, मैंने बोला है कि हमारे 395 आर्टिकल है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 143वां आर्टिकल आ गया। तो अब मैं कराने को तो यहाँ भी 143 के आसपास के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो करा सकता हूँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आपके 124 से शुरू हो जाते हैं, है ना, तो मैं आपको करा सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो बच्चा पहली बार पॉलिटी पढ़ रहा है तो बिल्कुल बिगनिंग से लेके चलते हैं, तो ये भी हम बाद में कवर करेंगे। आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना, हम आर्टिकल शुरुआत करते हैं शुरू से और बीच बीच में हम अपने आर्टिकल कंप्लीट करते जाएंगे। जैसे पहले हम कुछ आर्टिकल देख लेते हैं, फिर बाद में कोई और आर्टिकल का सवाल आएगा तो और आर्टिकल कर लेंगे, इस तरह से हम अपने आर्टिकल खत्म करेंगे। तो यहाँ पर जो हम अब आर्टिकल शुरू करेंगे वो आर्टिकल शुरू करेंगे आर्टिकल 1 से, ठीक है, पार्ट 1 से। तो देखो मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया था। पार्ट 1 में क्या है हमारा, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है भाग 1 में, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्ट 1 को तो भाग 1 बोलेंगे, संघ एवं लिखो और लिखो, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। अभी इसमें जो आर्टिकल आते हैं, देखो डायरेक्ट पेपर में ये भी पूछा जाता है कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है भाग 1 है, उसमें कितने से लेके कितने तक आर्टिकल है, तो 1 से लेके 4 आर्टिकल हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भाग 1 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दे रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम पहला आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, अब मैं इसको तो हिंदी में नहीं लिखूंगा, आर्टिकल को हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। तो आप ये लिख लेना हिंदी वाले, लेकिन इतना तो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले भी आर्टिकल को आर्टिकल ही बोलते हैं, ठीक है। इंडिया डेट इज भारत, इंडिया डेट इज भारत शैल वी यूनियन ऑफ स्टेट। कहने का मतलब इंडिया जो कि भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 1 कहता है जो हमारा प्यारा भारत है वो राज्यों का संघ है। वो बेसिकली हमारा जो भारत है वो किससे मिलके बना है, राज्यों से मिलके बना है। लेकिन आर्टिकल 1 ये भी कहता है कि जो हमारा प्यारा भारत है वो बना तो राज्यों से मिलकर है, लेकिन राज्य कभी चाहें तो अलग नहीं हो सकते, भारत से अलग नहीं हो सकते। उनको किसी भी राज्य को इतनी पावर नहीं है कि वो अलग हो जाए, बोले कि नहीं मैं तो अपना सेपरेट देश बनूंगा, मेरे को नहीं रहना आपके साथ। तो ऐसा कोई भी राज्य नहीं कर सकता। ऐसा राज्य अमेरिका के कर सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी यूनाइटेड है स्टेट्स, उसका मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका है वो कई राज्यों से मिलके बना है। तो उसका कोई राज्य अगर अलग होना चाहता है, अमेरिका का अगर कोई भी राज्य अलग होना चाहता है तो वो हो सकता है, खुशी खुशी वो कुछ उसमें पार्लियामेंट में कुछ लॉ पास होगा और वहाँ का राज्य अलग हो जाएगा। लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ अलाउ नहीं करता है। अभी अगर हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसे लिख लो, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। और एक्स्ट्रा एडिशनल ये भी लिख सकते हो कि कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, जैसे यूएसए में हो सकते हैं। वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको लगता है मुझे याद नहीं रहेगा तो देखो ये थोड़ा सा रफ हो गया। अब ठीक है, ये आर्टिकल 1 तो हो गया हमारा। आर्टिकल 2 देख लेते हैं। आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है हमारा, वो कहता है हमारा इंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट, entrance of new state and territory, entrance of new state and territory in India। अभी मैं इसे समझाता हूँ, हिंदी मीडियम वालों को लिखवा देता हूँ, हिंदी मीडियम वाले लिख लो।
किसी भी न्यू स्टेट, विदेशी स्टेट लिखो, विदेशी राज्य लिखो, ठीक है। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टेट्स को बाद में मिलाया गया था, जैसे सिक्किम को, सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, बाद में मिलाया गया। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनको बाद में मिलाया गया, वो पहले भारत के पार्ट नहीं थे। तो ऐसे ही किसी भी राज्य को भारत के अंदर मिलाया जा सकता है जो भारत की बाउंड्री के अंदर नहीं आता। वो उसके क्या प्रावधान है, ये अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 में दे रखा है। वहीं पर अगर हम बात करें आर्टिकल 3 की, आर्टिकल 3 और 2 में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल 3 क्या कहता है। आर्टिकल 3 कहता है वर्थ वर्थ ऑफ अ न्यू स्टेट, वर्थ ऑफ अ न्यू स्टेट, वर्थ ऑफ अ न्यू स्टेट एंड टेरिटरी, वर्थ ऑफ अ न्यू स्टेट एंड टेरिटरी इन इंडिया। ये साथ के साथ नोट डाउन करते चलो आपके साथ, ठीक है। और देखो कोई चीज़ अगर आप बेसिक इंग्लिश में नोट्स बना रहे हो या हिंदी में नोट्स बना रहे हो, हिंदी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिंदी मीडियम से होते हैं, हिंदी की चीज़ समझ में नहीं आती, इंग्लिश की चीज़ आ जाती है। वैसे हम इंग्लिश मीडियम से होते हैं बट हमें इंग्लिश की चीज़ समझ में नहीं आती, हिंदी में आ जाती है। तो आपके लिए तो ये दोनों कन्वीनियंट है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो आपको तो मतलब इसीलिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। बर्थ ऑफ अ न्यू स्टेट एंड टेरिटरी इन इंडिया एंड चेंजेस भी कर सकते हैं हम उसका नाम, चेंजेस इन देयर नेम, चेंजेस इन देयर नेम एंड बाउंड्री भी लिख लो, चेंजेस इन देयर नेम एंड इट्स इन देयर बाउंड्री। इसका क्या मतलब है वो भी समझा देता हूँ, बस हिंदी हिंदी वाले लिखो। यहाँ पर किसी भी राज्य, किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं, को बदल सकते हैं, ठीक है। देखो हम हिंदी इंग्लिश में कर रहे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जब मैं आपको यहाँ लिख के पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा फील आएगा कि सामने एक टीचर बैठा है जो आपको बोर्ड पर लिख के पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड आर्टिकल है वो क्या कहता है, देखो सेकंड आर्टिकल और थर्ड आर्टिकल हम दोनों को साथ में लेके समझते हैं। दूसरा आर्टिकल कहता है कि कोई बाहर की स्टेट है तब उसे हम भारत में मिला रहे हैं। एक होता है कि एक स्टेट जो भारत की बाउंड्री के अंदर ऑलरेडी है उसे हम ख़त्म कर सकते हैं, उसे हम उसको उसकी हम बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया उसका नाम बदल सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आर्टिकल 3 में आती हैं। अब ये 1 2 3 आर्टिकल सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 4 भी अब पेपर में पूछे जाने लगा है अगर एग्जामिनर हार्ड बना ले तो। और देखो एक और चीज़, जितनी हम ये पॉलिटी पढ़ेंगे ना, इसके अलावा आपके पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इतना आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। और जब पॉलिटी आप ख़त्म कर रहे होंगे इन लेक्चर्स के थ्रू तो आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। आर्टिकल 4 क्या कहता है मैं आज आपको समझा देता हूँ, मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखो आर्टिकल 4 कहता है कि ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, ठीक है, अगर हम जो चेंजेस करेंगे, जैसे आर्टिकल 2 में जैसे मैं कोई नई स्टेट लेके आया भारत में, या मैंने कोई किसी भारत में कोई स्टेट है उसमें, मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो, पहले लिख लो, पहले प्रॉपर आर्टिकल लिखवाता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना। लिखो अलाउ, अभी आपको समझ में आएगा, अभी तक नहीं आया होगा बहुत सारे बच्चों को आर्टिकल 4 क्या कहता है, लेकिन आज समझ में आ जाएगा। अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, allow parliament to make law that amend the first and fourth schedule, that amend first and fourth schedule without following amendment amend amendment process
इन आर्टिकल किस में है 368 में, ठीक है। ड्यूरिंग चेंज इन आर्टिकल, या इसे आप आगे भी लिख सकते हो, चलो यही लिख लो, ड्यूरिंग चेंज इन आर्टिकल सेकंड एंड थर्ड। अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने अगर आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 3 में कोई मैं बदलाव करता हूँ, आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 3 में मैं कोई बदलाव करता हूँ, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या होगा, या तो मैं कोई बाहर से नई स्टेट लेके आया, या आर्टिकल 3 में क्या होगा कि मैंने जो अंदरी हमारे अंदरी जो भारत में है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, मैं कहूँ कि भाई यूपी को 2 पार्ट में बांट दो, ठीक है, 2 पार्ट में यूपी को बांट दो। तो अब क्या होगा, हमारा फर्स्ट शेड्यूल क्या हो गया, तो मैंने क्या बताया, पहली अनुसूची में क्या आता है, यूनियन एंड स्टेट्स आती हैं, तो हमें इसमें बदलाव करना पड़ेगा, हमारी स्टेट्स कम होंगी या ज़्यादा होंगी। जैसे अगर मैं यूपी को 2 पार्ट में बांट दूंगा तो हमारी स्टेट अभी 28 है तो 29 हो जाएंगी, पहले शेड्यूल में मुझे चेंज करना पड़ेगा। और मेरा फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, मैंने आपको बताया था एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये बताया था। तो ये बताओ, अगर हमारा यूपी को मैं 2 पार्ट में बांट दूंगा, अभी जो यूपी में सीट्स हैं राज्यसभा की वो कम हो जाएंगी ना, फिर बढ़ जाएंगी, दो स्टेट्स में बढ़ जाएंगी। तो जब अगर मैं आर्टिकल 2 या 3 में चेंज करूंगा तो कौन कौन से शेड्यूल चेंज होंगे, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 1, इनमें मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको अमेंड करना पड़ेगा, इसको संशोधन करना पड़ेगा। तो ये जो फोर्थ आर्टिकल है ये कहता है कि हम पार्लियामेंट को इतनी परमिशन देते हैं कि वो लॉ बना सकती हैं, अमेंड कर सकती है फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल को, अगर हम आर्टिकल सेकंड या थर्ड में कोई बदलाव करते हैं। और इसके लिए देखो, अभी आगे हम पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 368 पढ़ रहे होंगे, अगर भारत में कोई भी संशोधन होता है तो उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इस मेजोरिटी से होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए कि मतलब अमेंडमेंट करने का, संशोधन करने का भारत में एक प्रोसेस है, पार्लियामेंट को वो प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, ठीक है। जो 368 में संशोधन करने के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, आर्टिकल 368 का। तो आपको 368 का जो प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करना है। इन केस ऑफ अगर हम आर्टिकल सेकंड और थर्ड में कोई चेंज कर रहे हैं, जिसकी आर्टिकल सेकंड और थर्ड में कुछ बदलाव हुआ है जिसकी वजह से हम फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में कोई चेंज कर रहे हैं। बहुत आसान है, थोड़ा समझना। अभी हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लो, मैं लिखा देता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए कि ये क्या बोलते हैं इसे। हाँ, तो आप लिख सकते हो अनुच्छेद 2, मतलब आर्टिकल 2, आर्टिकल ही लिखवाऊंगा ना, ठीक है। आर्टिकल 2 या 3 में, आर्टिकल 2 या 3 में क्या गया संशोधन, किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, रखा गया है, और ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 में किया गया संशोधन आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, और पार्लियामेंट मतलब संसद फर्स्ट और फोर्थ अनुसूची में बदलाव कर सकती है। और एक और चीज़ ऐड ऑन लिख लो, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, ये जो चेंजेस होगा ना, इसे राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते, तो अपनी भाषा में लिख लो कि इसे राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं जो ये चेंजेस होंगे। तो ये हो गया हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के आर्टिकल 4। अच्छा, थोड़े से और आर्टिकल कर लेते हैं, 4 हो गया, 5 और 5 से लेके 11 कर लेते हैं जिसमें नागरिकता दी हुई है, ठीक है। फिर आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस पहले एक और बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो हमारे जस्ट सहारे, हम पूरी पॉलिटी कवर कर रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है। तो मैं आपको सिटीजनशिप और करा देता हूँ, क्योंकि पहले जो भाग में दिया है मैंने नोट डाउन कराया था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, उसके बाद जो दूसरे भाग में वो है सिटीजनशिप, नागरिकता, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर अब अपनी हेडिंग क्या डालोगे, आप अपनी हेडिंग डालोगे सिटीजनशिप, अपनी हेडिंग क्या डालोगे, सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप किस में आती है, 5 से लेके 11 जो आर्टिकल है आपके, 5 से लेके 11 दे रखे हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या डालोगे, नागरिकता डालोगे, इसको नागरिकता बोलते हैं। और देखो
ये किस भाग में है, किस पार्ट में है, तो इसका पार्ट अभी हमने फर्स्ट पढ़ा है, तो अब कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड। कौन सा पार्ट है ये, भाग सेकंड। ठीक है, ऐसे ही हमें पूरे भाग पढ़ने हैं और उस भाग में जितने भी आर्टिकल आते हैं वो सारे पढ़ेंगे हम आगे 1 on 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप अपनी हेडिंग डालोगे, सॉरी, जो हेडिंग मत डालो, आर्टिकल 5 लिखो। आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 में डेफिनेशन दे रखी है सिटीजनशिप की। आर्टिकल 5 में क्या दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ें हैं, आप पॉलिटी पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें पढ़ोगे, लेकिन वो पेपर में पूछी नहीं जाती हैं। तो मैं देखो, मेरी एक और कोशिश है, अगर मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मेरी एक और कोशिश है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ वो पेपर रिलेवेंट पढ़ाऊँ, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँ, है ना। हम पढ़ने को तो बहुत पढ़ते हैं, बट वो चीज़ें याद रखना बहुत दिक्कत वाली बात है। तो डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप फॉर इंडियन सिटीजन, ठीक है, और इसे हिंदी में बोलेंगे नागरिकता की परिभाषा, या नागरिकता ही लिख लो खाली। आपसे पूछ ले कोई कि नागरिकता किस आर्टिकल में आती है, तो आप बोलोगे भैया नागरिकता आती है 5 में। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 कहता है अबाउट सिटीजनशिप, अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पीपल। कौन से पीपल, भाई बताता हूँ। अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाक टू इंडिया। जो उस वक्त हमारा पार्टीशन हुआ था, उस वक्त उससे पहले जो लोग भारत पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान के बाद भारत में आए थे, तो उनके लिए नागरिकता का क्या आपका जो नागरिकता है उसके क्या प्रावधान है, ये आर्टिकल 6 में दे रखा है। तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता, आप हिंदी में लिख लो इसे, पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता। ठीक है, इतना आपने हेडिंग डाल लिया। अभी आर्टिकल 6 हो गया हमारा, आर्टिकल 7 लिख लो। आर्टिकल 7 क्या कहता है, ये भी सिटीजनशिप के बारे में ही बात करेगा। अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पीपल, माइग्रेटेड टू पाक फ्रॉम इंडिया एंड देन रिटर्न बैक रिटर्न टू इंडिया। मैं शॉर्ट में इसे बताता हूँ। कोई इंडिया का नागरिक था, पाकिस्तान गया और बाद में इंडिया आ गया। आप भी ऐसे लिख लो अगर आप ऊपर पूरा नहीं लिखना चाहते अपने समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, मतलब अपना जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बनने से पहले कोई बंदा भारत में था, फिर पाकिस्तान चला गया, फिर भारत आ गया, तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो सारी चीज़ें दे रखी हैं इस आर्टिकल के तहत। तो हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो कि कोई भारत का इंसान है, अपने समझने के लिए लिख लो कि वो पाकिस्तान चला गया और वापस से भारत आ गया, तो उसके लिए उसकी नागरिकता के लिए क्या प्रावधान है, ये आर्टिकल 7 में दे रखा है। आर्टिकल 8 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 8 में क्या दे रखा है बताओ। आर्टिकल 8 कहता है हमारा प्रोविजन फॉर द सिटीजनशिप। अभी मैं आपको ये सब ट्रिक के साथ भी याद करा दूंगा। प्रोविजन फॉर द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बेसिकली जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, जैसे
अब कोई बंदा है, मैं इसे आपको समझाता हूँ आर्टिकल 8 क्या कहता है कि किसी के मदर फादर हैं, वो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो बच्चा है उसका जन्म हुआ विदेश में ही जन्म हुआ, या उनकी एक मदर विदेश से हैं, एक फादर इंडिया से हैं, तो उन सब के लिए आपका जो सिटीजनशिप का, नागरिकता का जो प्रावधान है वो क्या होगा, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या होगा वो इसमें दे रखा है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 8 में आता है। आर्टिकल 9 में क्या आता है आपका, आर्टिकल 9 में आता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, हिंदी मीडियम वाले लिख लो इसे, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता समाप्त कैसे होगी ये इसमें दे रखा है, नागरिकता समाप्त कैसे होगी। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई देश के विरुद्ध चला जाए, ठीक है, तब आपकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाती है, या आप किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लो तो ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें वो डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, बहुत बड़ा इन द सेंस यूपीएससी में ये सारी चीज़ें आती हैं डेप्थ में, एसएससी में और रेलवे में ये सारी सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल इसकी कोई टेंशन मत लो। उसके बाद आर्टिकल 9 हो गया हमारा, 10 कर लो। आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 आप थोड़े कम पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, रेयर पूछे जाते हैं, बट एक आध बार पूछा गया है तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। लिख लो आर्टिकल 10, द राइट, आर्टिकल 10 कहता है द राइट ऑफ सिटीजनशिप, द राइट ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, कैन नॉट बी terminated, cannot be terminated without without making without making without making parliament में law, without making such law in the parliament। हिंदी मीडियम देखो नीचे जगह नहीं है तो मैं बोल देता हूँ आप क्या लिखोगे, द राइट ऑफ सिटीजनशिप कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। ठीक है, आप हिंदी में लिखो, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक माने जाने वाला कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक माने जाने वाला कोई भी व्यक्ति संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के अधीन भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, अभी बेसिकली देखो क्या है, जो सिटीजनशिप है, किसी की भी सिटीजनशिप हम ऐसे नहीं कह सकते कि टर्मिनेट कर दिया गया। सिटीजनशिप आपकी जब टर्मिनेट होती है, जब सिटीजनशिप में कुछ बदलाव आते हैं, तो वो सारे लॉ कहाँ पे पास होंगे, कहाँ, पार्लियामेंट में ही पावर है जो उन लॉ को बना सकती है। ठीक है, जैसे अभी आपका एक सिटीजनशिप जो एक्ट आया था, CAA एक्ट आया था, वो भी पार्लियामेंट में पास हुआ था। सारे लॉ जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट किसी की कोई भी लॉ बना के नहीं की जाएगी कि ये लॉ आ गया भाई, अब जैसे सपोज कि जो 1970 के बाद भारत में आए वो भारत के नागरिक नहीं है, ये एक कानून बना दिया, ऐसा बन ही नहीं सकता। ऐसा तभी बनेगा जब वो पार्लियामेंट में पास होगा। ठीक है, और आर्टिकल 10 हो गया। आर्टिकल 10 के बाद एक और रह गया हमारा, नीचे जगह नहीं है, मैं आपको ऊपर ही करा देता हूँ कहीं, फिर मैं ये याद करा दूंगा आपको। आर्टिकल 11 डालो, आर्टिकल 11 क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन मेक अमेंडमेंट, पार्लियामेंट कैन मेक अमेंडमेंट इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप। तो बहुत मिलते जुलते हैं दोनों, आर्टिकल 10 और 11, इन द लॉज ऑफ सिटीजनशिप, कि जो हमारा संसद है, आप हिंदी मीडियम वाले लिख लो कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। जैसे कोई अमेंडमेंट करना है, कोई भी चीज़ है, तो वो कौन बनाएगा, यहाँ तो टर्मिनेशन की बात है, यहाँ पर लॉ बनाने की बात है, कोई भी अमेंडमेंट करना है तो वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। तो 10 और 11 आपस में बहुत मिलते जुलते हैं। अब ऐसे आपको याद कैसे करना है, देखो कोई भी चीज़ है, जब हमें सबसे पहले ये तो याद होना चाहिए डायरेक्टली कि जो हमारी सिटीजनशिप है वो किस में दे रखी है। आपको डायरेक्टली क्या पता होना चाहिए कि जो आपकी सिटीजनशिप है
वो किस में दे रखी है। तो सिटीजनशिप आपकी जो दे रखी है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक दे रखी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 5 से शुरू होती है, तो 5 में आपकी डेफिनेशन देती है, शुरुआत में डेफिनेशन ही होती है। तो सबसे पहले आपका क्या दे रखा है, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की पहचान दे रखी है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्या, उसके बाद क्या दे रखा है, अबाउट सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, मतलब कि उन लोगों के बारे में दे रखा है जो लोग माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में। उसके बाद देखो यहाँ पे बात हुई है भारत के नागरिकों की नागरिकता के पहचान में। फिर पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान चले गए, सॉरी पाकिस्तान से आए उनके लिए। फिर जो लोग पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आए उनके लिए एक और चीज़ एडिशनल एड ऑन होती जा रही है। तो ऐसे सीक्वेंस में याद कर सकते हो। अब यहाँ पाकिस्तान खत्म हुआ तो जो लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, किसी भी देश में गए बट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो आर्टिकल 8 में दे रखा है। और उसके बाद आर्टिकल 9 में दे रखा है उसका टर्मिनेशन। और 10 और 11 थोड़े पार्लियामेंट से रिलेटेड है, तो ये डायरेक्ट याद कर लेना। तो ऐसे आपको ये आर्टिकल 5 से लेके 11 याद करने हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए पहला लेक्चर है, इतना ही रहने देते हैं। हमने इस वाले लेक्चर में क्या क्या देखा, देखो हमने पार्ट्स पढ़ लिए, हमने शेड्यूल पढ़ लिए और हमने आर्टिकल पढ़ लिए। कौन से 2 पार्ट हमने आर्टिकल के भी ख़त्म कर लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस तरह से ही पूरी पॉलिटी मैं आपका कवर करा दूंगा इन आने वाले लेक्चर्स में। आपको लेक्चर कैसा लगा, अब देखो थोड़ी सी चीज़ें और ऐड ऑन कर सकते थे मैं, और चीज़ें भी करा सकता था अगर मैं हिंदी में भी ना कराऊं तो, लेकिन हिंदी में भी कराना बहुत ज़रूरी है। और सच में मैंने हिंदी सीखने के लिए बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो नीचे अपनी फीडबैक शेयर करनी है कि ये पहला लेक्चर आपको पॉलिटी का कैसा लगा। आपका जो कमेंट होगा, जो फीडबैक होगा, वो ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर पाऊँ। और देखो पहला ऐसा इंसान आप YouTube पे देख रहे हो जो, देखो मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, कुछ टर्म्स तो ऐसे होते हैं कि जो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं थे, कुछ एक आध टर्म पता थे, मैंने वो सारे टर्म याद किए हैं, सीखे हैं। कुछ मुझे जैसे मुझे लगता है कि ये मैं हिंदी में भूल जाऊंगा तो वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि हाँ अगर मैं ये चीज़ करा रहा हूँ तो ये मैं करा दूंगा, तो ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो उसे अपने पास में रख के आपको उसमें हिंदी में वो करा देता हूँ। 1-2 टर्म ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि कहीं भूल ना जाऊँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और आज पहला लेक्चर है, आज इसको यहीं पे रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में।